आप सभी को हेलो। ओसीडी रिकवरी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं वाकई एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ। ये मेरे घर के पास स्थित एक स्टेट पार्क है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि हम यहाँ का एक छोटा सा नज़ारा देख सकें। ये कोलोराडो में रहने के लिए सबसे अच्छे हिस्सों में से एक है। तो इस तरह से मैं ये पता लगाने वाला नहीं हूँ कि मैं यहाँ फिर से क्यों हूँ। कुछ तो था वहाँ, कोई ऐसी चीज़ अच्छा लग रहा है। इसलिए आज मैं एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करना चाहता था, जो कि एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने अपनी किताबों में अक्सर बात की है। और ये समझ में आता है कि जब आप लंबे समय से पीड़ित होते हैं और ये हमें कैसे फंसाए रख सकते हैं। और ये कुछ ऐसी अवधारणाएं हैं जो मुझे क्रोध की गंभीर वास्तविकता के बारे में बात करना पसंद है। और मुझे लगता है कि हमारे गुस्से, तर्क संगत विश्वासों के तहत कितना जरूरी है, ये समझने के लिए इसे थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर अलग अलग आशंका और हमारे अनुभवों के बारे में जानकारी और रॉब द्वारा आईजीटी वगैरह के वीडियो हमेशा आते रहते हैं। इसलिए मैंने इस किताब के बारे में पहले भी बात की है और ये किताब मेरे पास है। ये एल्बर्ट एलिस की क्रोध के ऊपर किताबों में से एक है। इसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर बिफोर इट कंट्रोल्स यू। और ये किताब मेरे और मेरे तर्कहीन विश्वासों पर काबू पाने की दिशा में एक वाकई बड़ा कदम था। अब रीडिंग लिस्ट में पहली किताब स्वयं को दुखी करने के पहले हठपूर्वक कैसे इनकार करें, ये एक जरूरी किताब है। और ये REBT पद्धति का उपयोग करते हुए और बिना शर्त आत्मजीवन और अन्य स्वीकृति को देखते हुए उसमें इतनी अच्छी तरह से लागू होती है। वे बस इस किताब से संबंधित हैं। ये अभी भी जीवन के उस दृष्टिकोण के बारे में है, क्रोध के आसपास हमारे तर्क संगत विश्वासों के अधीन होने के बारे में। तो मेरे पास इस कागज के टुकड़े पर एक रूपरेखा है, क्योंकि मुझे बताना होगा कि यहाँ मेरे पास मेरे व्हाइट बोर्ड नहीं है ताकि मैं इसे संरचित कर सकूं। तो पहली बात जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हम क्रोध को अपने अंदर क्यों रखते हैं। और एल्बर्ट एलिस ने अपने एक उल्लेख में कहा था, जो बात मेरे जहन में बैठ गई, और रॉब और मैंने इस बारे में बात की है कि क्रोध ही एकमात्र नकारात्मक भावनाओं में से एक है जिसे मनुष्य अपने पास रखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी तर्कहीन मान्यताएं हैं कि क्रोध से उन्हें वह मिल सकता है जो वो चाहते हैं। तो जब आप यहाँ होते हैं तो यहाँ बहुत ही घुमावदार सड़कें हैं। तो एक, दो और ये तीन, तो यहाँ कारें वाकई में इंजन की तेज आवाज के साथ आती जाती रहती हैं। मैं होता तो मैं भी वही करता। तो हम क्रोध को क्यों रखते हैं और क्रोध मूल रूप से कैसा होता है? उसके लिए माफ करना। तो हम क्रोध को क्यों रखते हैं और मूल रूप से पता है, क्रोध के बारे में आयरिश तर्कहीन विश्वास। तो क्रोध के मूल में हम जानते हैं कि क्रोध एक तर्कहीन अस्वस्थ भावना है, जिससे लोगों को वो हासिल नहीं होता है जो वो चाहते हैं। और हमारे समाज में ये बहुत मान्यता है कि क्रोधित होने और लोगों के प्रति क्रोध दिखाने से बहुत फायदे हैं। क्रोध के फायदे होते हैं और ये बहुत ही कम समय के लिए तर्कसंगत होता है। ये एक तानाशाही या नौकरशाही को उखाड़ फेंकने की बात करता है। लेकिन आपको वास्तव में इसके बारे में गुस्सा करने की जरूरत नहीं होती है। हो सकता है कि आप किसी तरह की प्रतिस्पर्धी घटना में अपने आप को मनोनीत कर रहे हो, लेकिन आपको अभी भी ऐसा करने की आवश्यकता होगी। तो क्रोध के बारे में तर्कहीन विश्वास कभी खत्म नहीं होते। तो क्रोध को लेकर कुछ तर्कहीन मान्यताएं क्या हैं? आमतौर पर मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, जिंदगी इतनी बेकार नहीं होनी चाहिए, या इसलिए यह सशर्त स्वयं, अन्य और जीवन स्वीकृति का संयोजन है। और आज हम जो सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों और धार्मिक बहसों में और उन सभी वास्तविक ताजे मुद्दों में देखते हैं जहां तर्क संगत सोच नहीं होती है, बहुत सारे लोग बहुत ही तार्किक ढंग से सोचते हैं और पता है वे ये सोचे बिना कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे उत्तर देते हैं। और इसका मतलब नहीं है कि इसके बारे में कुछ भी तर्कहीन है। पता है, आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं, कुछ प्रकार की वित्तीय स्थितियों में विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों को उस तरह देखते हैं जिस तरह से वे चीजों पर चर्चा करते हैं, जिस तरह से वे एक दूसरे को गुस्सा करते हैं, तो ये बहुत स्पष्ट विश्वास है कि उस व्यक्ति को उनकी बात सुननी चाहिए। यदि आपके पास वो विश्वास नहीं है तो आप किसी के साथ बहुत ही शांत तरीके से असहमत हो सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूं। और ये वास्तव में आपको उस तरह से प्रभावित नहीं करेगा जैसा आप सोचते हैं। तो अवलोकन के अलावा जो पहली बात मैं करना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी किया, वो क्रोध की गंभीर वास्तविकता है। तो गुस्सा, और मैंने गुस्से के मिथक नाम का एक वीडियो बनाया, इसलिए गुस्से से हमें वो नहीं मिलता जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो मेरे गुस्से की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो मेरा मेरा डेजी में एरिका है मेरी कॉफी के लिए 2 दिन मेरी आखिरी कॉफी। मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 3 बज चुके हैं।
आमतौर पर मेरे कॉफी पीने के समय में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन पता है गुस्से से लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो पता है मैं इसमें कुछ वैज्ञानिक चीजें जोड़ना चाहूंगा। आमतौर पर जब लोग वास्तव में गुस्से में होते हैं तो वे अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इतना उपयोग नहीं करते हैं, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पिछले 1 लाख वर्षों से आपके दिमाग का सबसे विकसित क्षेत्र है और यहीं से कार्यकारी निर्णय आते हैं। इसलिए जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और उत्तेजना से सोचते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फंक्शन नहीं होता है। जैसा कि आप कह सकते हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि चीजों को सीखना भी जरूरी है और ओसीडी के बारे में और ये कैसे काम करता है इसके बारे में सीखना जरूरी है। आपको इसे पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कैसे काम करता है इसे समझने के लिए कुछ बैकग्राउंड है। अगर आपको ओसीडी की वास्तव में अच्छी समझ नहीं है तो कुछ स्पाइक्स और हादसों से गुजरना वास्तव में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अपने बारे में सोचने की बजाय लगातार सवाल करते रहेंगे। वो पता है मुझे बस अगली असहज परिस्थिति में आगे बढ़ना है। इसलिए कई तरह के क्रोध से आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आप बहुत उतावलेपन से कार्य करते हैं, आप आवेग से कार्य करते हैं। आप मूल रूप से जब आप लोगों को उनके बात करने के तरीके से देखते हैं और ये देखते हैं कि कैसे वे लोगों पर आक्रामक होते हैं, तो वह व्यक्ति शायद ही कभी शांत तरीके से प्रक्रिया देता है। ये लगभग हमेशा मुखर या अत्यधिक रक्षात्मक और इस तरह की चीजें होती हैं, और आप इसे हर समय देख सकते हैं और इसे कवर करना जरूरी है, क्योंकि क्रोध के बारे में सबसे बड़ा मिथक ये है कि क्रोध से लोगों को वो हासिल हो जाता है जो वे चाहते हैं, और ये उन मिथकों में से एक है जिनके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में बात की है। तो क्रोध की व्याख्या और क्रोध के बारे में अपने तर्कहीन विश्वासों की खोज कैसे करें? तो ओसीडी से संबंधित गुस्सा, खासकर जब आप चिंता की बहुत सारी शारीरिक अभिव्यक्तियों से पीड़ित होते हैं, माफ करना, बस किनारे पर पहुंचना वाकई आसान हो सकता है, और आमतौर पर यह विश्वास वही होता है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए या ये स्पाइक मेरे साथ नहीं होना चाहिए। मुझे ओसीडी की अच्छी समझ है कि सभी मॉडरेटर या रिकवरी में आगे तक पहुंचने वाले सभी ने उसमें विश्वास किया है। कुछ लोग गुस्सा या क्रोध दिखाते हैं, कुछ लोग केवल हताशा में झूठ बोलते हैं, जो डॉक्टर एल्बर्ट एलिस के मुताबिक एक स्वस्थ भावना है, क्योंकि यह आपको अपनी मर्जी की चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब आप वास्तव में क्रोधित, गुस्सा या बहुत गुस्से होते हैं, तो इससे आपको वांछित परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि आप बहुत आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। यही इसकी मुख्य बात है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों समाज में इतना गुस्सा, तर्कहीन विश्वास है और बहुत सारे लोग गुस्से में काम कर रहे हैं? बहुत से लोग उस भावना को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप बैठकर अपने जीवन की उन सभी स्थितियों का विश्लेषण करें जहां आप क्रोधित हुए हैं और फिर परिणाम देखें और मानसिक रूप से उनकी तुलना करने की कोशिश करें कि यदि आप उस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते तो क्या होता। ये मेरे साथ बहुत हुआ है। हो सकता है कि आपको वह परिणाम ना मिले जो आप चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जब आप किसी पर बहुत क्रोधित होते हैं तो आप उन्हें बिना शर्त स्वीकार नहीं कर रहे होते, आप उन्हें सशर्त स्वीकार कर रहे होते हैं, और यही हम हर समय देखते हैं। ये असल में वास्तव में सामान्य बात है। तो क्रोध की परिभाषाएं क्या हैं? जैसा कि हम जानते हैं, पता है, एक मनुष्य के रूप में हमारे पास लक्ष्य है, जैसे कि जीवित रहना और खुश रहना, और फिर हमारे पास सक्रिय कार्य होते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, पता है, किसी कार दुर्घटना या ओसीडी, और फिर मनोविश्लेषणात्मक या फ्राइडन पद्धति क्या होगा। सक्रिय घटना पर जोर दिया गया और हमने महसूस किया कि अपने माता पिता को नुकसान पहुंचाने, आपकी स्थिति को नुकसान पहुंचाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये ओसीडी के लिए बुरा है। तो पता है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आपके अतीत के बारे में पता लगाने के लिए बहुत कुछ है और जो आपको फंसाए रखेगा। ये इसे स्वीकार करने के बारे में है कि अभी आप रिकवरी में कहाँ हैं। इस पल में आपके ओसीडी को स्वीकार करना, कुछ दिन पहले मुझसे बात की और फिर आगे बढ़ना, जिसे मैं आज रात या कल किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो हमारे पास फिर से जो विश्वास है वो जरूरी है और चाहिए कि ये परिस्थिति मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। मुझे ओसीडी को समझना चाहिए, उस व्यक्ति को मेरी कार के आगे ऐसे नहीं आना चाहिए, और फिर आप मूल रूप से अपने लिए परिस्थितियों को देख सकते हैं और हर उस विश्वास को नहीं देख सकते हैं जो मूल विश्वास नहीं है। ये कालानुक्रमिक रूप से बंद या अटका हुआ नहीं है। आपको शायद उस विश्वास को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे मैंने आपके विचारों को महसूस किया, जैसे कि आपके विचारों में शामिल होना। यदि आपके पास कोई मुख्य डर है जो 5 साल से आपके अंदर है, तो आपको उसे मूल डर को देखने की जरूरत है। आप उन विचारों को नहीं देख रहे हैं जो दूसरे पल में आते हैं। हम मुख्य डर को देख रहे हैं। मेरी तरह जब मुझे बहुत बुरी तरह से सेमेटिक ओसीडी था, तो ये एक विचार था कि मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा और फिर अपना जीवन बर्बाद कर दूंगा। मुझे उस डर पर गौर करना था। किसी भी तरह के जोखिम ने मेरे लिए इसे कम नहीं किया। ये बहुत सारे पुराने ओसीडी मामलों में बहुत आम है, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि अच्छा ईआरपी करो और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन ये हम में से बहुतों के लिए उतना आसान नहीं है जितना हम जानते हैं। और फिर मैं दूसरी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने इस सीख को एक शीर्षक दिया है, आराम करना सीखना और इस समय अपने व्यवहार को बदलना, और ये मूल रूप से आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए यदि आप बहुत क्रोधित व्यक्ति हैं, तो मेरे जैसे लोगों पर बहुत अधिक क्रोधित तर्कहीनता और मांगे हैं। एक लंबी अवधि थी, मैं बस खुद को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। हर कोई इस तरह नहीं है।
लगभग 2 वर्षों तक मेरे मन में क्रोध की भावनाएं थी। एक दिन में कम से कम शायद 15 बार होता था, जैसे जब हर कोई सड़क पर था या मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। और जब मैंने यहाँ तक कि जब मैंने अपनी जीभ को रोकना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि ये अच्छा है। जैसे क्रोध के साथ होता है, ऐसा समय आता है जब आप बहुत निराश होते हैं और हो सकता है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध पैदा होते हुए महसूस करें। लेकिन उन भावनाओं को रोकना और उन पर प्रतिक्रिया नहीं देना अच्छा है, और ये बहुत असहज होने वाला है। किर्स्टी ने वाकई एक अच्छा वीडियो बनाया जिसमें बताया गया है कि कैसे क्रोध उसका छोटा विषय बन सकता है। और मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि लोग क्रोध को महसूस नहीं करना चाहते हैं। ये हम में से बहुत लोगों के लिए एक संवेदना है जो बहुत असहज है, जैसे कि दबी हुई ऊर्जा। तो ये उसे नियंत्रित करने के बारे में है। जितना ज्यादा आप अपनी रिकवरी में आगे बढ़ते हैं, पता है आपका गुस्सा, तर्कसंगतता, और यह सिर्फ ओसीडी में नहीं होता है, ये सभी के जीवन के कारक हैं। जब मैं देखता हूँ कि लोग क्रोधित हो जाते हैं, बहस करते हैं, या मेरे दोस्तों उनको अधिकार वाली चीजों के बारे में, जैसे उनकी कॉफी का आकार सही नहीं है, वे इसे अपने लिए कर रहे होते हैं। और ये देखना वाकई दुखद है, क्योंकि हमें एक इंसान के तौर पर ऐसा करना नहीं सिखाया जाता है। और हम भाग्यशाली हैं कि ओसीडी इस तरह से है, जिससे कि रिकवरी की यात्रा हमें सीखने में मदद कर सकती है। हमें ऐसी चीजें सिखाती हैं जिन्हें समझने की क्षमता शायद अन्य लोगों में ना हो। तो ओसीडी रिकवरी यात्रा में बहुत सारी सकारात्मकताएं हैं। मुझे पता है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ क्योंकि शायद लोग इसे देखें और पूछें, पता है ये ओसीडी से कैसे संबंधित है। ठीक है, ओसीडी वाले लोग ओसीडी को नहीं समझने वाले लोगों पर बहुत क्रोधित होते हैं, जबकि हमें उन पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें पसंद करेंगे। तो इस तरह से क्रोध पैदा होता है। मैंने देखा है कि फेसबुक ग्रुप में जब वे नहीं समझते हैं, तो बहुत से लोग एक दूसरे पर आक्रामक हो जाते हैं। तो जैसे जो लोग इसे देख रहे हैं, उनमें से कुछ पर गुस्सा करना मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि अब बहुत पता है रिकवरी यात्रा में ज्यादा दूर नहीं है। और मैं उस परिस्थिति में जहां आप थे, ठीक है, इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला, नहीं, इसमें आपका भी कोई भला नहीं होने वाला है। तो अगर आप फेसबुक ग्रुप पर मुझ पर चिल्लाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आराम करना सीखना जरूरी है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास ध्यान भटकाने वाली तकनीकें हों, क्योंकि हम जानते हैं कि इस किताब में जो ओसीडी पर है वह ओसीडी की ओर नहीं है, लेकिन इससे वास्तव में कुछ फायदे थे। तो शुरुआत में जब मैंने बड़े क्रोध विश्वासों को महसूस किया, तो पता है मेरी तर्कसंगतता किसी एरिका की बाधा की तरह है। जब मैं काम करता था तो मैं बहुत चिंतित हो जाता था, मैं बस उसे होने देता था, पता है, और बस सीखता था कि कैसे उसे बेचैनी पर काबू पाया जाए। यही कारण है कि हम चिंता की बात करते हैं एक असहज परिस्थिति की तरह। मुझे नहीं लगता कि इसे अनदेखा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद मेरी राय में ओसीडी रिकवरी यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा आपके मूल डर को देखने के अलावा, क्योंकि अधिकांश यात्रा के लिए आप बहुत से लोगों के लिए अंत तक असहज हो सकते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये यात्रा की ओसीडी वास्तविकता का सिर्फ एक हिस्सा है। पता है, ये आपके जीवन में बहुत सी चीजें शामिल हो सकता है। आखिरी भाग जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वह है स्वयं को स्वीकार करना। मैं इस बिंदु पर कम से कम मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब क्या हो सकता है। अब मुझे बहुत शर्म या अफसोस जैसा कोई डर नहीं है, लेकिन पता है कई बार मैंने परिस्थितियों को देखा है और खुद से कहा है, जैसे यार काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन पता है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं और चाहते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और असल में तभी आप अपने आप से कहते हैं काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। बहुत बार आप उस कथन को कह सकते हैं और फिर भी अपने आप को बिना शर्त स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब ज्यादातर लोग कहते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया होता, वे इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर पछताते हैं। और किर्स्टी ने हाल ही में इसके बारे में बात की कि कैसे चिंतन ज्यादातर लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये बस ओसीडी नहीं है, लेकिन हम इस पर जोर देते हैं क्योंकि हम एक विकार है। तो इसके बारे में बात करना वाकई बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मेरे आसपास एक मधुमक्खी है और मुझे लगता है कि खुद को स्वीकार करना मुख्य रिकवरी और क्षणिक बातचीत के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। मुझे इस बारे में बात करते हुए 2 दिन पहले व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज भेजा था, और मैं इसके बारे में सच में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को तब तक स्वीकार नहीं किया कि मैं कौन हूँ, बहुत हाल तक। और मैं 15 महीने से रिकवरी पर काम कर रहा हूँ, इसलिए बिना शर्त आत्म स्वीकृति विकसित करने में हर किसी को उतना समय नहीं लगेगा। मुझे पता है कि सैंडी ने कहा था कि उसे पसंद करने की शुरुआत करने में 1 साल से अधिक का समय लगा। तो ये कुछ ऐसी वास्तविकता है जिसके बारे में हमें बात करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल लग सकता है और अधिक स्पष्ट रूप से समझने में आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप खुद को समझने और अपने गुस्से को एक ही दिन में स्वीकार नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो ज्यादातर लोगों के लिए वास्तविकता नहीं है। और समस्या है जैसे सोशल मीडिया पर, जहां लोग कहेंगे, पता है आप इन पोस्टों को देखते हैं और वे ऐसे हैं, हम बस सकारात्मक रहेंगे। ये बहुत जरूरी है और इस तरह की चीजें, लेकिन हम इसे बहुत आसान बना देते हैं। जो लोग बहुत क्रोधित होते हैं और जीवन में दूसरों की सशर्त स्वीकृति के बारे में बहुत से तर्कहीन विश्वास रखते हैं, वे शायद ही कभी उस पर काबू पाते हैं। ए, क्योंकि उनके पास वे टूल्स नहीं है, और अगर उनके पास हैं तो वे शायद बेहतर परिणाम देखेंगे, और बी, वे इसकी सराहना नहीं करना चाहते। इसलिए एल्बर्ट एलिस ने कहा है कि 70 वर्षों तक क्रोध के मुद्दों वाले लोगों के पास काम करने के बाद, और ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए सबसे आरामदायक बात नहीं थी,
मैं निश्चित तौर पर एक गर्म दिमाग वाला व्यक्ति था। मेरे पास ऐसे बहुत सारे चिल्लाने वाले तर्क और इस तरह की चीजें थी, और मैंने कभी भी अपने आप से नहीं कहा जैसे ओह ये उस माहौल की वजह से है जहां मेरी परवरिश हुई, और भले ही उसमें बहुत चीखना चिल्लाना था, ये अच्छा है और सब कुछ है, लेकिन इससे अभी मुझे कोई लेना देना नहीं है। और पता है, आप कह सकते हैं कि आपने खुद को आकार दिया है कि अभी आप क्या हैं, जो सच है। और अभी मैं जो हूं उसके पीछे निश्चित तौर पर सांस्कृतिक पर्यावरणीय पृष्ठभूमि है, लेकिन मेरे पास आगे बढ़ने और बदलने का विकल्प भी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या कहता है, क्योंकि ये आरईबीटी का आधार है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं एक और वीडियो करूंगा, एक बार फिर से आसपास का नजारा देखते हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार है, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। वहां नीचे मेरी कार है, आप इसे देख सकते हैं। वो रही, मेरे कागज उड़ रहे हैं, तो आप यहाँ चारों ओर जा सकते हैं, और ये हिस्सा हर तरफ जाता है, तो ये वाकई बहुत अच्छा है। पता है, यहाँ आना बहुत ही सुकून देने वाला है, लगभग उतना ही सुकून देने वाला है जितना कि मेरी चमकदार भौहें और मेरी लाल दाढ़ी है, जो कि प्रफुल्लित करने वाली है। एरिका को ये पसंद नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो।